Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the interim government 1946 till 1947 on page number 38. जब कैबिनेट मिशन ने अपना तजावीज़ पेश कर दी, जो उनकी तजावीज़ थी, जिन्हें प्रपोजल्स कहा जाता है, जो हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक तजावीज़ ये भी थी कि अगर कोई एरिया जो है या कोई रीजन जो है सब कॉन्टिनेंट में सेपरेट होना चाहता है, अलहदगी इख्तियार करना चाहता है, तो 10 साल तक वो सब कॉन्टिनेंट के साथ ही रहेगा, लेकिन वो अलग कंसिडर्ड होगा। यानी कि वहाँ पे हुकूमत, उनके लॉज सब कुछ चेंज होगा, लेकिन वो अंडर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हैं, उन्हें अथॉरिटी फिर भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही जारी करेगी। अब इस प्रपोजल के बाद कायद-ए-आज़म ने तो एग्री कर लिया इस प्लान पे कि ये प्लान जो है इस पे अमल दरामद हो जाएगा, और जो ग्रुप बी है जिसमें पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान का रीजन है, जो कि अलहदगी, उसे सेपरेट डाउन कर दिया जाएगा 10 साल के लिए, और उसके बाद टोटली अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, ये उनकी प्रपोजल भी था। अब इस पॉइंट पे जब कांग्रेस थी उसने बाइकआउट कर दिया प्लान का, और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, इस पूरे प्लान को रिजेक्ट कर दिया कि हम इस प्लान को नहीं मानते। अब जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बाइकआउट कर दिया काबीना मिशन का, तो हमारे पास जो मेजॉरिटी पावर बचती थी वो मुस्लिम लीग बचती थी, दूसरी बड़ी ताकत। अब ऑब्वियसली बात है कि जब जो पावर मेजॉरिटी में होती है वही इंटरिम गवर्नमेंट बनाती है। प्लान के मुताबिक ऐसे ही होना था, लेकिन ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। जो वायसराय ऑफ इंडिया थे उन्होंने मुस्लिम लीग को भी बुलाया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर्स को बुलाया कि वो आएँ और इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि जो फर्जी हुकूमत है उसको बनाएं। अब अनएथिकली कांग्रेस ऑलरेडी जो है वो नाराज़ है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पॉइंट ऐसा रेज कर दिया जो मुसलमानों की बेनिफिट में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो टोटली मुसलमानों के हक में है। अब कांग्रेस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अब कांग्रेस के पास ऑलरेडी कांग्रेस उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी है, बाइकआउट कर चुकी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस को बुलाना, और अनएथिकली ब्रिटेन ने, जो बरतानिया का काबीना मिशन था, उसने हिंदुओं को खुश करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी, वज़ीर आज़म की पोस्ट थी, वही पंडित नेहरू को दे दी, जो कि टोटली अनएथिकल थी। एक तो वो पार्टी ऑलरेडी जो है वो बाइकआउट कर चुकी है, वहाँ से अपना जो रिज़ाइन दे चुकी है उसको, तो फिर आप उसकी कोई अहमियत नहीं है ना, उसको फिर ताकत मिलनी नहीं चाहिए थी, जबकि ब्रिटेन ने यही किया। इस पे मुस्लिम लीग को कायद-ए-आज़म की तरफ से बहुत स्ट्रांगली जो है ना इसके ऊपर एलिमेंट शो किया गया, एग्रेशन शो किया गया, लेकिन हो कुछ नहीं सकता था। ठीक है, कांग्रेस को खुश करने के लिए उन्हें पोस्ट दे दी गई। अब पंडित नेहरू ने ये किया कि कैबिनेट मिशन बनानी शुरू कर दी, यानी कि उनके करीब के जितने भी मिनिस्टर्स थे वो उन्होंने एक पार्टी में अपने जो कैबिनेट का पार्ट बना लिए। अब नेहरू ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से ये कहा कि आप अपने 5 मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट का फर्जी हुकूमत का पार्ट बना दें। अब ऑलरेडी मुसलमान जो हैं वो एग्रेसिव हैं, लेकिन अब वो इस चीज़ को छोड़ भी नहीं सकते, फर्जी हुकूमत से निगलेक्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो इस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनते तो हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं कि कोई भी नॉर्मल आम शहरी कानून को, लॉ को, पॉलिसी को नहीं तोड़ सकता अनलेस और अनटिल जब तक वो उस हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव ना हो। और अगर मुसलमान इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं होंगे तो वो किसी भी सूरत पे इसके ऊपर बातचीत नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते और इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हों। सो इस बात को मुस्लिम लीग ने पॉइंट आउट किया कि ठीक है, हम इसमें शमूलियत इख्तियार कर भी लें, लेकिन 37 और 39 की तरह ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो अपने भारतीयों के अंडर दे दी है और मुसलमानों पर फिर से जुल्म सितम हो रहा है, और वैसी एक क्रूअलिटी का जो है एक जुल्म सितम जो है वो हो रहा है, ना इंसाफ़ी हो रही है, राइट्स नहीं दिए जा रहे, तो ये तो एक वही प्रोपोर्शन रहेगा, तो चेंज कहाँ आया? फिर आपके काबीना मिशन प्लान के प्रपोजल्स के देने का क्या फ़ायदा जब आपने कुछ चेंजेस ही नहीं लेके आए? आपने 37 39 में भी हिंदुओं के अंडर थी पावर। अब भी सिचुएशन अगर वैसे ही आ जाती है तो मुसलमान तो पहले भी डाउन थे, ठीक है, डिप्रेस्ड हो रहे थे, प्रेस किया जा रहा था उनको, अभी भी सेम सिचुएशन होगी, तो इस प्रपोजल का, इन तजावीज़ का कोई खातिर खौफ फ़ायदा ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी पहले ही मुसलमान अगर उस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनते तो किसी भी सूरत पे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ से, उनके रूल से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। सो बेहतर ऑप्शन यही है कि इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बना जाए। तमाम नाइंसाफ़ियों के, जुल्म के, जबर के बावजूद भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वायसराय ऑफ इंडिया की बात मान ली और अपने 5 लीडर्स जो हैं मुस्लिम लीग के, वो जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनाने के लिए एग्री हो गए। जब डायलॉग हुआ कायद-ए-आज़म का और वायसराय ऑफ इंडिया का, तो इस बात पे कॉपरेशन हो गई, यानी कि हामी भर ली गई कि हम मुस्लिम लीग के 5 रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे। पहले लियाकत अली खान थे, दूसरे अब्दुर्रब निश्तर, तीसरे इब्राहिम इस्माइल,
चौथे राजा गजनफर और पांचवें थे जोगिंद्रा नाथ मंडल। जोगिंद्रा नाथ मंडल जो थे ये बिलोंग करते थे हिंदू कास्ट से, और उनकी भी सबसे निचली कास्ट जिसे वो इन्फीरियर समझते हैं, ठीक है, जिसे वो कम तर समझते हैं, उस जात से ये बिलोंग करते थे। और इसको नॉमिनेट करने से मुसलमानों ने एक अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये भी साबित कर दी थी कि मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, बल्कि ऑल दी हैंड ये हिंदुओं को भी जो है वो उनके राइट्स का भी ख्याल करेगी, ये रिप्रेजेंटेटिव्स की भी, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी पार्टी है। अब इसी चीज़ को देखते हुए कांग्रेस ने भी अबुल कलाम आज़ाद जो कि एक मुस्लिम लीडर थे उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया, और ये साबित करने के लिए कि ये भी एक मुसलमानों की पार्टी है जैसे मुस्लिम लीग ने किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है 3 जून प्लान 1947, पेज नंबर 39। इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड वेवल के आखिर फेलियर की क्या वजूहत थी। लॉर्ड वेवर ना तो अपने प्लान में सक्सेस कर सके, ना ही मिशन को सक्सेस में ला सके, यानी कि कोई पॉइंट को प्रपोजल नहीं दिया ना। जब प्रपोजल दे दिया कभी बिना मिशन के प्रपोजल्स आ गए तो कांग्रेस बहुत खुश हुई, लेकिन जब कायद आज़म ने एक पॉइंट रेस किया कि ऐसे भी हो सकता है, तो उस पर कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया, यानी कि जो सिचुएशन थी वो वर्स से वर्स होती जा रही थी, और ये किसी भी सूरत में हिंदुओं की कांग्रेस की फेवर में नहीं था। अब विदाउट द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, अगर आप प्रोविंसेस को ग्रुप नहीं करते हो, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते हो, तो किसी भी सूरत पे जो है वो आप कैसे उनको रोक सकते हो। यानी कि एक, मैं ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम जो है वो एक कांग्रेस में ब्रिटेन और कांग्रेस जो है वो एक ऐसा पॉइंट मुसलमानों को इंडल्ज करने के लिए उनको उस पॉइंट से, उनके मौक़िफ़ से हटाने की कोशिश बेसिकली की जा रही है। या इंटरिम गवर्नमेंट बना लेना, नई पॉलिसी फार्मूलेट कर देना, ये तमाम वो मोनोपलीज़ हैं, ये वो तमाम सिचुएशन सिनेरियोज़ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो अपने मौक़िफ़ से हट जाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फिर भी नहीं हो सका, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट बन भी गई, मुस्लिम लीग के लीडर्स भी शामिल हो गए, कांग्रेस के भी शामिल हो गए, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके भी राइट्स को बता दिया गया कि भाई हमारी पार्टी से ये जो है माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बावजूद भी उस इंटरिम गवर्नमेंट ने एक भी कानून जो है वो नहीं बनाया। डेडलॉक आ गया, एक नया लाइन ऑफ एक्शन दे दिया गया ब्रिटिशर्स की जानिब से कि आखिर आप क्यों इस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे, आप क्यों कोई नई गवर्नमेंटल पॉलिसी, कोई न्यू लॉ, कोई नया जो है कोई पॉलिसी क्यों नहीं फॉर्मुलेट कर पा रहे। सो लॉर्ड वेवल को लॉर्ड माउंटबेटन से चेंज कर दिया गया। मार्च 1947 में इंडिया में वायसराय को भेजा गया ताकि प्रोसेस जो है ट्रांसफ़र का पावर्स का वो दिया जा सके, यानी कि ब्रिटेन से पावर जो है वो ऑन द हैंड पंडित नेहरू के हैंड ओवर कर दी जाएगी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास आ रही है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो रहा है सब कॉन्टिनेंट से, लेकिन वो जून 1948 तक रहेगा। यानी कि फिर एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन इख्तियार की गई, फिर एक चालाकी के साथ बात को डबल सिचुएशन पे क्रिएट किया गया, वो इस तरीके से कि 1947 20 फरवरी को ब्रिटिशर्स ने अपना रूल सब कॉन्टिनेंट से ख़त्म कर दिया, लेकिन जाते जाते एक बात ये भी कह दी कि हम अपना रूल तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो अथॉरिटी है वो तब तक रहेगी 1948 तक, जून तक, जब वहाँ पे आपकी रूल ही नहीं है, हुकूमत ही नहीं है, आपके मिनिस्टर्स ही काम नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टरशिप ही नहीं है, तो फिर कौन आपको बताएगा कि आखिर सब कॉन्टिनेंट में हो क्या रहा है। सो बेसिकली डिप्लोमेटिक सिचुएशन क्रिएट की गई, लोगों को डबल माइंड किया गया कि हम ऑन द हैंड ब्रिटेन जो है वो नेहरू से अपर हैंड है, यानी कि अगर कोई भी नाइंसाफ़ी होती है मुसलमानों के साथ तो मुसलमान ये मत समझें कि नेहरू जो है वो कांग्रेस से बिलोंग करता है तो इस वजह से ये नाइंसाफ़ी हो रही है या उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ऑन द अपर हैंड आपके पास ब्रिटेन मौजूद है। सो एक सिचुएशन, एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की। अब जो सब टॉपिक है हमारा वो है नेगोशिएशन विद पॉलिटिकल लीडर्स। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली 20 फरवरी को अपनी जो पावर्स है वो वाइंड अप कर रही है और अपनी पावर्स को ट्रांसफ़र कर रही है फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडियन गवर्नमेंट, सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने लॉर्ड माउंटबेटन को सब कॉन्टिनेंट में भेजा क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ, हदायत के साथ, कि टोटली जाके इनकी जो मौक़िफ़ है, इनके पॉइंट्स को सुना जाए कि आखिर इन्हें कोई एतराज़ तो नहीं है इनके जो डिवीज़न ना होने पर। और जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन सब कॉन्टिनेंट में आए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स से आके मिले, बातचीत की, और जब वहाँ पे ये देखा कि नवाब और राजा की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, वो कायम हो चुकी हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है अदर देन कि इसकी डिवीज़न के,
سو ایک کوشچن اسٹیبلشنگ ریز ہوا کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ ہم کون سی پورشن پہ کیا پرنسپلز ہیں ہمارے پاس، ہم کس بیس پہ ڈویژن کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اسمال اسٹیٹس ہیں جس میں راجاز کی حکومت ہے یا نوابس کی حکومت ہے، تو ہم کس بیس پہ ان کو ڈویژن کر رہے ہیں. اس ٹائپ کے بہت سارے کویشچن ریز ہوئے. اور پھر ایٹ دا اینڈ جو ہے کانگریس نے بھی دو قومی نظریے کے بارے میں سوچنا شروع کر دی، کیونکہ بہت سارے ایشوز کریٹ ہو رہے تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے جو تھے وہ پرسنل ریلیشنز یعنی کہ ریلیٹیو تھے نہرو فیملی سے، اس وجہ سے بھی ان کو یہ بینیفٹ تھا، یعنی کہ ان کی حق میں فیصلہ جا رہا تھا. تو کانگریس نے کنسیڈر کیا ماؤنٹ بیٹن کو سمپیتھیٹک کیونکہ وہ ان کے ریلیٹیوز تھے. تو ایک امیجیٹ پروپوشن یہ آیا کہ کانسپریسی ریز ہوئی کانگریس کی جانب سے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کے پروسیس کو پارٹیشن کے مان لیتے ہیں. یعنی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جب یہ سچویشن سینیریو دیکھا کہ بھی کسی بھی صورت میں یہاں پہ تو امن و سکون ہو ہی نہیں رہا، سچویشن ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے، تو بہت مشکل ہے کہ ان کو یونائٹ کر کے رکھنا. سو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو سے کہا کہ آپ ایک ایسی کانسپریسی لانچ کریں آپ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مسلمانوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دو قومی نظریے کو مان لیتے ہیں، آپ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے نا وہ ان تمام ایشوز کو ریزالو کر دیں، ٹھیک ہے، اپنے تمام ایشوز کو سائڈ لائن پہ رکھیں اور یونائٹڈ سب کانٹیننٹ میں رہیں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے اسٹاف ممبرس کے ساتھ فائنینشلی باؤنڈری بنا دی کہ یہاں سے یہاں تک ایک ریجن اور یہاں سے یہاں تک ایک ریجن، یعنی کہ قائد اعظم کی بات جو 10 سال تک سیپریٹ ڈاؤن کی تھی وہ مان لی گئی. اور اشور کیا گیا کانگریس نے کہ ہم جو ہے اس پلان پر عمل کریں گے اور ہم کسی بھی صورت پہ آپ کے رائٹس کو جو ہے وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، پورے طریقے سے انہیں فلفل کرنے کی کوشش کی جائے گی. کانگریس بگین ٹو اوائڈ. اب جب ہو بھی گئی پارٹیشن، بیسیکلی انہوں نے رول دے بھی دیا لیکن پارٹیشن نہیں ہوتے سے الگ سے پاکستان جو ہے وہ سیپریٹ ڈاؤن نہیں ہوا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک اور اسکیم بنائی جس کے مطابق کانگریس کو سیکریٹلی لنڈن بلایا گیا، برٹش گورنمنٹ سے اس نے اپروول مل گیا کہ جی جو ڈویژن ہے وہ نہیں ہوگی. تو پورا رول جسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ پورا کا پورا رول جون 1948 تک برٹن کے پاس ہے. تو کانگریس کے جو لیڈرز ہیں وہ برٹن گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کر لی کہ ہم پٹیشن نہیں ہونے دیں گے، اور اس طریقے سے جو سچویشن ہے وہ کریٹ رہے گی. اب جب تمام پارٹیز کی کانفرنس ہوئی، ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ لنڈن سے واپس آئے اور تمام پارٹیز کی کانفرنس کی جس میں لیاقت علی خان، سردار بہت سارے لیڈرز شامل ہوئے. اسی طریقے سے کانگریس کے بھی لیڈرز شامل ہوئے اور وائسرائے نے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ ہم آخر کیوں نہیں چاہ رہے کہ پارٹیشن ہو جائے. اور ایک سیپریٹ میٹنگ ہوئی لیڈرز کے ساتھ 3 جون 1947 کو. ایک سیکنڈ سیشن ہوا کانفرنس کا جو کہ کنڈکٹ ہوا اور تمام لیڈرز نے اس پلان پہ ایگری کر دیا، لیکن کچھ پرومسز دیے گئے مسلمانوں کی طرف سے کہ کسی بھی صورت پہ ہم انجسٹس نہیں ہونے دیں گے اور کانگریس کی لیڈرشپ کو گڈ ول سے، اچھے دل سے تسلیم کر لیا جائے گا کہ ٹھیک ہے بھائی پنڈت نہرو جو ہے وہ لیڈ کریں گے اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹ ڈاؤن کرتے ہیں. قائد اعظم نے اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. جو سپیچز اور ریپرزینٹیٹیوز دونوں پارٹیز کی طرف دی گئی تھی قائد اعظم کی جانب سے وہ ریڈیو پہ بھی براڈ کاسٹ ہوئی تھی. قائد اعظم نے اپنی اسپیچ اینڈ کی تھی ایٹ دا اینڈ پاکستان زندہ باد، یعنی کہ ایک کانسپیریسی تھی نا کہ ایٹ دا اینڈ آپ نے مسلمانوں نے جو ہے وہ انڈینس کی کانسپیریسی پہ عمل کرنا، یعنی کہ ان کی رول کو، ان کی پارٹی کو بیسیکلی ماننے، اور ایک امیج اس ٹائپ کا ڈرون ہو جائے کہ امیج برٹن میں جو ہے وہ فارمولیٹ ہو جائے کہ سب کانٹیننٹ میں سب کچھ ٹھیک ہے، یعنی کہ امن و سکون ہے، دونوں پارٹیز میجر پارٹیز ہیں وہ یونائٹڈ جو ہیں اور سب کانٹیننٹ میں کام کر رہی ہے اور ایشوز نہیں ہے، تمام کے تمام جو رینڈم ایشوز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہی ہیں اور ایکسیپٹ کر رہی ہیں. دس از اٹ. اللہ حافظ.